बंधुओं और आदरणीय बहनों, आज एक विषय पर मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखता हूं। विषय थोड़ा सा बड़ा है, जटिल है, लेकिन कुछ बातें मैं सांकेतिक रूप से आपके सामने रखूंगा। विषय है वर्तमान में जो सभ्यता का संकट है और उसका समाधान क्या हो। प्रश्न यह है, तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न यह आ जाता है कि सभ्यता क्या है और सभ्यता का और संस्कृति का दोनों का तालमेल क्या है। तो जो कुछ हमको दिख रहा है वो सभ्यता का अंग है, ये ध्यान में रखना है। विज्ञान नए नए आविष्कार करता है और उन आविष्कारों को कोई इंजीनियर, कोई टेक्नोक्रेट्स है, वो किसी उत्पाद में बदल देता है। इंडस्ट्रियलिस्ट उस उत्पादन को करता है, वस्तु मार्केट में आ जाती है, व्यापारी लोग उसके बिक्री करते हैं और सारी दुनिया में उसके लिए कंज्यूमर्स, उपभोक्ता ढूंढे जाते हैं। धीरे धीरे ये पूरी चेन एक व्यापक रूप ले लेती है। सारे दुनिया में नए नए आविष्कार होंगे, नई नई वस्तुएं सामने आएंगी, इंडस्ट्रीज उनको बनाएगी, उसके लिए मार्केट खड़ा होगा, बड़ी मात्रा में उन वस्तुओं को बिक्री करने का सिस्टम डेवलप होगा और लोगों के मन में ये इच्छा जगाई जाएगी कि इसको खरीदो। और समाज को लगता है इसको न खरीदा तो हम तो बड़े अधूरे रह जाएंगे। धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में एक पूरी साइकिल यह बन गई है और पूरी सिविलाइजेशन इस साइकिल पर चल रही है। यह तुरंत बदलती है। जो विज्ञान इतनी तेजी के साथ बदलाव करता है कि नए नए खो जा रहे। अभी हमारे हाथ में एक मान लो कोई मोबाइल फोन है, 20,000 रुपए का है, 25,000 रुपए का है। अगले 2 महीने बाद एक नया मॉडल आएगा, वो 40,000 रुपए का। वो कहे नहीं, इसमें 2 आइटम ज्यादा है। एक गाड़ी है 15 लाख 20 लाख की है, एक तुरंत एक नया चेंज करके लाएगा, एक गाड़ी 40 लाख रुपए की है। वो फ्लैट वाला 2 कमरे का फ्लैट बनाएगा, उसी एरिया में एक नया आइटम करके कहे नहीं, ये 80 लाख रुपए का है। हर क्षेत्र में ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट और विज्ञापन, चारों तरफ इस समाज को घुमाने का काम चल रहा है। और इसलिए हर दिन एक नया चेंज आता है, हर दिन एक नई वस्तु मार्केट में सामने आती है और समाज में उपभोक्ताओं को ये प्रेरित करती है, इसको खरीदिए। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमको ऐसा लगने लगता है हम अधूरे हैं। एक कॉम्पिटिटिव नीड क्रिएट की जाती है। आवश्यकता नहीं है तब भी वो विज्ञापन की दुनिया ऐसी है कि इसको पैदा कर देती है। इस सभ्यता का उद्गम कहां है, सोर्स कहां है, ये कहां से सिविलाइजेशन पैदा हुई है। तो हमको ध्यान में आना चाहिए कि सिविलाइजेशन का जो ईपी सेंटर है वो यूरोप है। आज से 500-600 साल पहले यूरोप में एक प्रवृत्ति जगी दुनिया में जाकर के, और कैसे भी और शासन करो और वहां के संसाधनों का उपयोग करो। तो कोलोनाइजेशन शुरू हो गया। ये यूरोप के देश थे, चाहे वो इंग्लैंड था, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और बाद में अमेरिका भी। ये दुनिया के देशों में जाते थे और कैसे वहाँ के लोगों का शोषण कर, वहाँ की जमीन का उपयोग कर, उनको स्लेव बनाकर और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना। ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित रूप में दूसरे कमजोर देशों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करना। दिस वॉज द नेचर ऑफ यूरोप। यह यूरोप का नेचर था, ये शुरू से था। इसका कारण है
कारण यह है कि पूरे उस एरिया में जो प्रकृति है, नेचर है, वहां का जो क्लाइमेट है, यह मनुष्य के अनुकूल नहीं था। प्रकृति निष्ठुर है, बहुत कम जमीन उपयोगी मिलती है। उस जमीन को बचा करके रखना और अच्छी जमीन कहीं है उसको जाकर के कब्जा करना, इसलिए संगठित रूप से अपनी जमीन को बचाना और संगठित रूप से आक्रमण करके दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेना, यह पूरे पश्चिमी जगत का नेचर है। वहां के समाज का स्वभाव ही ऐसा बन गया, मिल करके लड़ना और नहीं तो मिल करके भागना, अपनी सुरक्षा करना। उस प्रकृति में और भारत की प्रकृति में अंतर इतना ही भर है कि हमारे यहां भगवान ने जमीन अच्छी दी, भरपूर उपयोगी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, थोड़ी सी जमीन में बहुत कुछ पैदा होता है। दूसरे की जमीन को लूटने का, कब्जा करने का कोई कारण ही नहीं था। इसलिए हमारे देश के, समाज के प्रकृति में, स्वभाव में, सोच में, चिंतन में अंतर है। लूट उनकी स्वाभाविक प्रकृति है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आक्रमण करना उनकी स्वाभाविक प्रकृति है, दूसरों का शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना दुनिया के लोगों को, यह उनका नेचर है, जो भारत के लोगों का नहीं है। आज से 500-600 वर्ष पूर्व पश्चिमी दुनिया में जब विज्ञान आगे बढ़ा तो सबसे पहले विज्ञान का संघर्ष वहां के रिलीजियस लोगों से हुआ। तो विज्ञान के लोगों ने जो खोज की वो उनकी जो रिलीजियस मान्यताएं थी उसके विपरीत थी। तो ब्रूनो को जला दिया और गैलीलियो को आजीवन जेल में रखा, ये सब कथा हम लोग जानते हैं। आगे चल करके विज्ञान जो है धीरे धीरे रिलीजन से अलग हो गया और नई खोजें शुरू हो गई। धीरे धीरे जब स्टीम के द्वारा इंजन चलने लगे और इलेक्ट्रिसिटी का और उत्पादन हुआ और इलेक्ट्रिसिटी को दूर ले जाने का सिस्टम डेवलप हुआ और मशीनीकरण हुआ, तो जो जो कॉलोनीज थी वहां से रॉ मटेरियल लाना, बनाना और वहां बेचना, लाभ कमाना, ये दूसरा नेचर उनका बन गया। कुल मिलाकर के विज्ञान को भी उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन के एक तंत्र के रूप में विकसित कर लिया। सैकड़ों ऐसे गुलाम देश थे जिनके लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने स्लेव करके दुनिया के मार्केट में बेच दिया, इंडस्ट्रीज में एज ए लेबर करके उपयोग में लाए, खेती के काम में उनको ला करके बॉन्डेड लेबर करके उनको लगा दिया। कुल मिलाकर के कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, यह उनका उद्देश्य था। मानवीय मूल्यों का वहां पर कोई अर्थ नहीं था। अब दूसरा चरण, जो उन्होंने एक नियम बना लिया कि मैक्सिमम और कंजम्पशन करना है, इसी में मानव जीवन की सफलता है। ये हमारे देश के मौलिक विचार से सर्वथा भिन्न था। हमारे देश में कितना भी उत्पादन करने के बाद भी प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को मिलती थी जो व्यक्ति अपने ऊपर कम से कम उपयोग करता था, अपने लिए मिनिमम कंजम्पशन करना। तो प्रतिष्ठा भगवान बुद्ध को है, प्रतिष्ठा भगवान महावीर को है, प्रतिष्ठा शंकराचार्य को है, प्रतिष्ठा गांधी जी को है, प्रतिष्ठा उन लोगों को मिली जिन्होंने अपने ऊपर कम से कम कंज्यूम किया। तेन त्यक्तेन भुंजी था, पहले जो है उसमें से त्याग कर दो, जो बचता है उसको उपभोग में लाओ। यह हमारे यहां का सिद्धांत था। उस पश्चिमी जगत ने इस सिद्धांत को नहीं माना। मोर कंजम्पशन, और से वहां की पूरी दुनिया अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन की ओर चल पड़ी। एक दूसरा मौलिक अंतर और ध्यान में रखना है। पश्चिमी जगत के जो रिलीजियस कुछ जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, और उनके जो गाइडलाइंस थे, उनकी जो सिखावन थी, सीख थी, उसमें उन्होंने ऐसा माना, भाई प्रिंसिपल
सिद्धांत रूप में। जो मनुष्य जो है ये संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। मैन इज द क्राउन ऑफ दिस होल क्रिएशन। ये उनका बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है कि गॉड कहता है मैंने अब तुमको बना दिया ना, तुम सारी धरती के जितने भी सामान है, जितने भी क्रीचर्स है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी जमीन और धरती है, चलने फिरने वाले जीव हैं, इन सब के तुम अब मालिक हो। यू आर द क्राउन ऑफ होल ऑफ दिस क्रिएशन। इस कंसेप्ट ने मनुष्य के स्वभाव को वहां बदल दिया। मनुष्य अपने आप को सारी सृष्टि की संपदा का मालिक मान बैठा। मालिक मानते ही दृष्टिकोण बदल गया। हम मालिक है, इस धरती के मालिक है, इस जंगलात के मालिक है, नदियों के मालिक है, जल के हम मालिक है। हम मालिक, इस सोच ने मनुष्य के स्वभाव को, उसकी प्रकृति को, काम करने के तरीके को, जीवन की शैली को बदल दिया। भारत में उलट था। भारत में हम लोगों ने मान्यता स्थापित की हुई थी कि मनुष्य जो है इस धरती का बालक है, पुत्र है। हम बालक हैं, हम धरती के मालिक नहीं हैं। धरती मां है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, क्राउन ऑफ द क्रिएशन। और पुत्र होने की मान्यता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। ये केवल सिद्धांत नहीं थे, इन दोनों ने जीवन की दो भिन्न प्रकार की कार्यशैलियां विकसित की थी। जैसे हमने कहा हम इस धरती के बालक है, तो हमारा किसान जब बैल लेकर के, हल लेकर के जाता था, पहले धरती को नमस्कार करता था। हम मकान बनाते थे, धरती से अनुमति लेते थे। अरुणाचल में आप भाई साहब जानते हैं, जगदीश मुखी जी, अरुणाचल प्रदेश के लोग, आसाम के लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं तो पेड़ से अनुमति मांगते हैं, और कभी कभी अनुमति नहीं मिलती। वो गांव बूढ़ा जा करके एक एक पेड़ के सामने बैठ करके कुछ मंत्र पढ़ता है। तब कोई सूखा पेड़ अनुमति देता है तो अनुमति लेकर उस पेड़ को काटते हैं, अनुमति लेकर चाय का पत्ता तोड़ते हैं, अनुमति लेकर के जमीन से जल निकालते हैं। धरती मां है। इस धरती का प्रत्येक बालक हमारे विराट विशाल परिवार का अंग है। इस धरती से कम लेना, इस धरती का शोषण नहीं करना, ये नदी को मां मानना, कुएं की भी पूजा करना, सरोवर की भी पूजा करना। हर एक जंगल पवित्र था, हर एक जल का स्रोत पवित्र था। उसको नष्ट नहीं पहुंचाना, उसको हानि ना पहुंचे। ये जो मौलिक दृष्टि में अंतर जो था, इसने उपभोग के स्वभाव में और स्वरूप में अंतर कर दिया। वहां जो विकसित समाज का जो पैरामीटर तय हुआ, वो ये तय हुआ कौन व्यक्ति कितना कंज्यूम करता है, वो उतना ज्यादा डेवलप्ड है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा पेट्रोल कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा क्लॉथ कंजम्पशन कितना है, उसके हिसाब से तय होगा दुनिया का वो देश इवॉल्व है, दुनिया का वो देश प्रोग्रेसिव है। ये जो पैरामीटर थे भारत की परंपराओं के विपरीत थे। इन्होंने सारे सभ्यता को नया मोड़ दे दिया। मैक्सिमम कंजम्पशन के बाद ही कोई देश और समाज विकसित माना जाने लगा। एक बड़ी समस्या वहां के कुछ अर्थशास्त्रियों ने पैदा कर दी। एक कीन्स नाम के एक अर्थशास्त्री थे, जॉन मेनर्ड कीन्स, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारी मंदी आई। अब इस मंदी में से कैसे दुनिया को निकाला जाए, मित्र राष्ट्रों का संकट बड़ा था, तो उन्होंने एक नया सिद्धांत दे दिया, कंज्यूम मोर। लोगों को सिखाओ ज्यादा से ज्यादा कैसे खरीदा जाए माल। जब माल खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। कंज्यूम मोर। जो कंज्यूम मोर की नई थ्योरी कीन्स लाया, और कीन्स ने कहा कि लोगों को कंज्यूम करना सिखाओ, बचत नहीं, कंज्यूम। खरीदो सामान, आवश्यकता है चाहे नहीं है, खरीदो सामान।
ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। दुनिया में एक नया डायमेंशन इस कीन्स की थ्योरी ने पैदा कर दिया। सारी दुनिया में उपभोग बढ़ने लगा, सारी दुनिया की इंडस्ट्री तो चल गई, लेकिन बड़ा भारी संकट इस धरती के ऊपर आ गया। आज हम लोग जो कोयला उपयोग करते हैं प्रतिदिन, एक दिन के अंदर सारी धरती पर जो कोयला कंज्यूम होता है, उस कोयले को बनाने में 10,000 वर्ष लगे थे, जो हम एक दिन में फूंकते हैं। जो पेट्रोल हम लोग एक दिन में फूंकते हैं, उस पेट्रोल को धरती के अंदर बनाने में 20,000 वर्ष लगे थे। इतनी तेजी के साथ कंजम्पशन होने लगा, दुनिया का वातावरण बिगड़ने लगा। पिछले 100 वर्ष के अंदर इस धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया। अब अगला जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, उसके लिए केवल 30 वर्ष लगेंगे। हर साल समुद्र का जल जो है 5 मिलीमीटर बढ़ रहा है। सैकड़ों मीटर मोटी जो आइस है, वो नॉर्थ और साउथ पोल की पिघल करके वो समुद्र में आ रही है। सारी धरती का जो बैलेंस है ये बिगड़ रहा है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी में अंतर होने के कारण से धरती का जो एक्सिस है वो बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मानसून की दिशा बदल रही है। दिशा बदलने से और ये धाराओं के बदलने से जो बरसात 1 वर्ष में होती थी, वो बरसात अब केवल 2 दिन में हो जाती है। मानसून की दिशा बदलने से जहां भारी बरसात होती थी, वहां सूखा पड़ने लगा, और राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में बाढ़ आ गई। अरबियन कंट्री जहां रेगिस्तान थे, वहां बाढ़ आने लगी। जहां बरसात ठीक होती थी, वहां सूखा पड़ने लगा। इतनी तेज बरसात हो जाती है कि बड़े बड़े पहाड़ बहने लगे। हिमाचल का बड़ा संकट आ गया। वैसा ही संकट उत्तराखंड में आ रहा है। पूरी धरती का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। ये बड़ा लंबा विषय है, सारी दुनिया परेशान है, लेकिन बदलाव के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत संक्षेप में इस सारी धरती के इक्विलिब्रियम के बारे में आपके सामने बात रखी है। CO2 का परसेंटेज इतना बढ़ रहा है, मीथेन बढ़ रही है, ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ रही हैं, बीमारियां उसके हिसाब से बढ़ती चली जा रही हैं। बड़ा संकट जो हमारे आंखों के सामने खड़ा हो गया। इस संकट ने और इसमें जो घी डाला वो ये डाला कि पैसा कुछ लोगों के हाथ में एकत्रित होने लगा। 10% लोगों के हाथ में 90% प्रॉफिट आ गया दुनिया का। 1% लोगों के हाथ में 50% प्रॉपर्टीज आ गई। ये विचित्र प्रकार का इक्वेशन दुनिया में बन रहा है। दुनिया के 30-40% लोग ऐसे हैं जो केवल रोजाना भोजन ही कर पाते बस, और नीचे के 15% लोग ऐसे हैं सारे दुनिया भर में जो 2 समय खाना नहीं खा सकते, इलाज नहीं करा सकते। ये डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है। ये डिस्पैरिटी लोगों के असंतोष को बढ़ावा दे देगी। बहुत लंबे समय तक समाज को ऐसी डिस्पैरिटी के साथ शांत रखना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मात्रा में सामाजिक अराजकता का खतरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अमीरी और अमीरी की ओर बढ़ रही है, गरीबी और गरीबी की ओर बढ़ रही है। जिनके पास कुछ नहीं है उनका संकट गहरा है। इस भोगवादी इस सभ्यता ने मनुष्य की नैतिकता को गिरा दिया। लोग किसी भी प्रकार से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आगे बढ़ गए। वो विज्ञापन के माध्यम से उल्टा पुल्टा प्रचार करते हैं, नैतिकता नहीं बची। डिब्बा बंद दूध क्यों आवश्यक है, बहुत अच्छे प्रकार से बताएगा। डिब्बा बंद दूध की जरूरत नहीं थी, लेकिन डिब्बा बंद दूध आ गया। बाद में डॉक्टर्स ने कहा नहीं नहीं, डिब्बा बंद दूध की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है।
हर कंपनी इस प्रकार से अपना विज्ञापन करती है, उसमें नैतिकता का आधार बहुत कम रह गया। कौन सी दवाई जरूरी नहीं है, फिर भी वो दवाई लिखी जाने लगी। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीरिसाइड्स इतनी बड़ी मात्रा में आ गए, इनकी आवश्यकता नहीं थी। दुनिया का 1/4 एग्रीकल्चर का क्षेत्र खतरे में आ गया। वहां की जमीन जहरीली हो गई, कैंसर के पेशेंट बढ़ने लगे। इस सब का अगर देखेंगे जड़ कहां है, जड़ इस भोगवादी संस्कृति में, सभ्यता में थी, जहां मॉरलिटी खत्म हो चुकी थी। केवल बीमारियां नहीं बढ़ी, मनुष्य पागल हो गया। पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। आपने 4 साल पहले एक केस सुना होगा, मैड काउ डिजीज जो ब्रिटेन में बढ़ गई। उनको लगा ये जो कत्ल खाने हैं, बूचर खाने हैं, स्लॉटर हाउसेस है, इसमें एक बड़ा अमाउंट ऐसा निकलता है जो किसी यूज में नहीं आता। एनिमल्स को काटते हैं, स्लॉटर करते, तो उनका ब्लड है वो काम में नहीं आता, इंटेस्टाइन है काम में नहीं आता, बोन्स हैं ये काम में नहीं आता। इसको ड्राई करो, सुखा दो, सुखाने के बाद पाउडर बनाओ, पाउडर बनाने के बाद जो कैटल फीड है इसमें मिला दो। ये धंधा शुरू हो गया। 30-35 साल से यही काम ब्रिटेन में और कई देशों में चल रहा था। देखने में आया बाद में मैड काउ डिजीज हो गई। गाय तो शाकाहारी थी, उसको मांसाहार करा करके अधिक दूध और ऐसी गायों से अधिक बीफ मिल सकता है, ये मनुष्य की खोपड़ी ने ये सिखा दिया। 2 साल पहले 40 लाख गायों की हत्या हुई, उनको मार दिया क्योंकि वो बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। ये ज्यादा बुद्धिमान जो मनुष्य था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था, वो गाय को भी एक इंडस्ट्री मान रहा था। कुछ भी खिलाओ इसको, इसे ज्यादा दूध मिल जाए, ज्यादा बीफ मिल जाए, यही उसका प्रयोजन था। ऐसा जो नैतिकता जो है, जो मॉरलिटी है, जीवन मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, इस सभ्यता ने इन सबको किनारे कर दिया। एक बड़ा संकट है। अब एक दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। इस सभ्यता ने मनुष्य को आत्म केंद्रित कर दिया। मैं, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा पे स्केल, मेरा पैकेज, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मैं केंद्रित सिविलाइजेशन हो गई। मेरे को क्या मिलेगा? और धीरे 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 मैं केंद्रित इतना बढ़ता चला गया, उसकी सामाजिकता कम होती चली जा रही है। और वो सामाजिक नहीं बचता। सारे दुनिया के बच्चों के सर्वे आ रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्टल्स में आप देखिए, जहां पर कॉमन रूम थे, कॉमन रूम बंद हो गए। अब अभी मेरे को 1 महीना पहले बताया, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कॉमन हॉल था। शाम को बच्चे 7-8 बजे आ जाते थे, घंटा 1.5 घंटा टीवी देखते थे, कोई मैच देखता था, कोई शतरंज खेलता था, कोई कैरम खेलता था। 40-50 बच्चे उस बड़े हॉल में बैठे रहते थे। उसमें ताला पड़ गया। सबके पास अपना मोबाइल है, अब अपने अपने कमरे में बैठे हैं। आत्म केंद्रित सिविलाइजेशन ये बढ़ रहा है, सामूहिकता का नाश हो रहा है। व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया, वो अपने बारे में ही सोचता है। सामूहिक जीवन के नष्ट होने के ऐसे दुष्परिणाम जो निकल रहे हैं, वो और भी अधिक गंभीर है। या अकेलापन जो है मनुष्य के अंदर और ज्यादा बीमारियां ले आता है। अकेलापन जो है वो इंटॉलरेंस पैदा करता है, असहिष्णुता पैदा करता है। वो दूसरे से बात करना नहीं चाहता। वो अपार्टमेंट वाला ऊपर वाले, नीचे वाले, बगल वाले से मिलना नहीं चाहता। वो संपन्न तो है, वो सामर्थ्यवान भी है, उसके पास साधन बहुत हैं, उसकी जो फॉलोइंग है वो 5 लाख है। वो कोई ट्वीट करता है तो 2 लाख 3 लाख लोग फॉलो करते हैं।
लेकिन बात करने के लिए कोई व्यक्ति इसके पास नहीं है। वो डिप्रेशन की गोली खाता है। फिर इस सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सामर्थ्य दिया है, बहुत सुविधा दी है, बहुत सारे साधन दिए, लेकिन मनुष्य को अकेला और इंटॉलरेंट बनाकर छोड़ दिया। वो सामर्थ्यवान है, लेकिन बात करने के लिए कोई व्यक्ति इसके पास नहीं है, बात करना भी नहीं चाहता। बर्ट्रैंड रसेल इसका एक सुंदर उदाहरण देते हैं और एक तुलना करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है जैसे बिलियर्ड का जो खेल होता है उसमें गेंदें घूमती हैं। एक गेंद दूसरी गेंद के पास आती है तो केवल टकराने के लिए आती है और टकरा करके दूर चली जाती है। आज मनुष्य का स्वभाव बिलियर्ड्स की गेंदों की तरह हो गया है। वो कठोर हो गया, उसके अंदर की सहन शक्ति खत्म हो रही है, वो लोगों से बात करना नहीं चाहता, उसकी सामाजिकता नष्ट हो रही है, अकेलापन उसको अवसाद से भर देता है, डिप्रेशन में जाता है, तरह तरह की बीमारियों से और ग्रस्त हो जाता है। आइंस्टीन ने इसके ऊपर अच्छा सुंदर एक वाक्य लिखा है। आइंस्टीन कहते हैं वर्तमान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरे दुनिया का, वो एक एनार्की की ओर बढ़ रहा है। यह आइंस्टीन का कहना है। आइंस्टीन केवल साइंटिस्ट नहीं थे, वो बड़े सामाजिक व्यक्ति थे। उनकी वार्ता गांधी जी के साथ, उनकी वार्ता रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ अच्छा सुंदर पत्र व्यवहार होता था। आइंस्टीन कहते थे साइंस कैन एनरिच द प्लूटोनियम। साइंस जो है वो प्लूटोनियम को एनरिच कर सकता है, शोधन कर सकता है। वेदर साइंस कैन एनरिच द हार्ट्स ऑफ मैन, क्या विज्ञान जो है मनुष्य के हृदय का उन्नयन कर सकता है, मनुष्य के अंदर की गहराइयों को बढ़ा सकता है? आइंस्टीन कहते थे नहीं, ये नहीं कर सकता। वही आइंस्टीन कहते हैं वर्तमान का समाज एक इकोनॉमिक एनार्की की ओर बढ़ रहा है। मैं उनका एक सेंटेंस पढ़ करके आपको सुनाता हूं। आई मे इंडिकेट ब्रीफली व्हाट टू मी कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ द क्राइसिस इन आवर टाइम। हमारे समय की जो क्राइसिस है, इट कंसर्न द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू सोसाइटी। जो इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है, मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं। हिज पोजिशन इन सोसाइटी इज सच that the egotistical drives of his makeup are constantly being accentuated, while his social drives, which are by nature weaker, progressively deteriorate. All human beings, whatever their position in society, are suffering from this process of deterioration. Unknowingly, prisoners of their own egotism. आइंस्टीन कहते हैं आज मनुष्य अपनी ईगो का गुलाम हो गया है। दे फील इनसिक्योर, लोनली एंड डिप्राइव्ड ऑफ नाइव, सिंपल एंड अनसोफिस्टिकेटेड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। मनुष्य जो है वो अंदर के सुख से वंचित होता जा रहा है। अनसोफिस्टिकेटेड जो एंजॉयमेंट है उसे दूर हो रहा है। मैन कैन फाइंड meaning in life, short and perilous as it is, only through devoting himself to society. The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the real source of evil. आइंस्टीन कहते हैं आज का जो मॉडर्न जो सोसाइटी का जो कैपिटलिस्ट बिहेवियर हो गया है, ये सारी दुर्भावनाओं, दुर्व्यवस्थाओं, इसका उद्गम स्थल बन गया है। बहुत 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 कहा है रियल सोर्स ऑफ इविल। जो जितनी बुराइयां समाज में हैं, ये इकोनॉमिक इनार्की हो रही है। इसे कैसे बचा जाए, इसका रास्ता वे भी सुझा नहीं सके। गांधी जी ने भी यही कहा। गांधी जी कहते थे वर्तमान का जो सिविलाइजेशन है उसने ग्रीड, एग्रेशन, कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉइटेशन ये पैदा कर दिया है।
अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअलिज्म, वल्गर मेटीरियलिज्म, इमोरलिटी, वैल्यूलेस एंड कॉमर्शियल एजुकेशन। ये गांधी जी ने कहा 70 साल पहले। कुल मिलाकर के मनुष्य का सामाजिक जीवन कैसा हो गया। अब दूसरा, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो गया। इस स्वास्थ्य के ऊपर सिविलाइजेशन ने बड़ा असर डाला। जो लाखों हजारों वर्षों से जो हमारी डाइट थी उसको एकदम बदल दिया। नए प्रकार का डाइट आ गया। हमारा जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा इंटेस्टाइन है, हमारे गैस्ट्रिक जूसेज है, हमारे हार्मोन्स है, जो 10-20 हजार वर्ष में सेट हुए थे, एकदम बदल गए। वर्तमान का जो डाइट सिस्टम है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान में है उसे सारे मनुष्य के अंदर नई नई बीमारियां ला दी। बड़ी मात्रा में जो अपने को संपन्न मानते हैं उनका अधिक समय एसी में बीत जाता है। घर में एसी है, गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, एक्सपोजर नहीं है, सनलाइट नहीं है, धूप में या सूर्य के प्रकाश में वे नहीं आते। और ऐसे जितने महानुभाव हैं वे सब संपन्न हैं। इनमें से 70% में विटामिन डी कम है। जब विटामिन डी कम होता है तो दूध का और सामान का, हमारे भोजन का कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। सारे दुनिया में ऐसा जो एयर कंडीशन में रहने वाले लोग हैं उनमें से बड़ी संख्या आज ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हो गई। हमारे देश में भी 70% लोग ऐसे हैं जो बड़े संपन्न हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी हो गई। डी भी कम है, कैल्शियम भी कम है। हमारे अंदर एक घड़ी है जो 10-20 हजार वर्षों में सेट हुई है। हमारे पुरखे हजारों लाखों वर्षों से रात को 8-9 बजे सो रहे थे, सुबह उठ रहे थे। एक साइकिल था। ये साइकोलॉजी क्लॉक ये 10-20 साल में नहीं बनता। जिसका रिदम था वो रिदम बिगड़ गया। अब बच्चे रात को 3 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे सोते हैं, कोई 10 बजे तक सोते हैं। लेकिन शरीर के अंदर के जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये एकदम नहीं बदल सकते। ये जो मनुष्य के अंदर का जो पूरा क्लॉक है उसने मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से और ग्रस्त कर दिया है। ऐसी बिल्कुल समझ में ना आने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। डिप्रेशन जो है अब एपिडेमिक हो गया। अवसाद इतना तेजी से बढ़ रहा है इसकी कोई सीमा नहीं। जब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया और असहिष्णु होता गया, परिवार भी बिखर गया। कितने डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं। छोटी छोटी बात पर सहनशीलता जवाब दे देती है। सहन करने की शक्ति इसलिए भी कम होती चली गई क्योंकि उसका प्रशिक्षण भी कम होता चला गया। उसको सिखाने वाले लोग नहीं रहे। तो एक और धरती का वातावरण जीने के लायक नहीं रह रहा, दूसरी ओर हमारा व्यक्तिगत जीवन बिगड़ गया, पारिवारिक जीवन संकट में आ गया, सामाजिक जीवन भी बिगड़ रहा है, जीवन के जीवन मूल्य भी क्षरित हो गए। हम कहां जा रहे हैं? सारे दुनिया के लोग इसका बड़ा भारी और प्रश्न करते हैं, चिंतित है। और इसलिए आर्नोल्ड टाइनबी करके एक बड़े विद्वान हो गए, बड़े सुंदर इतिहासकार है, 12 वॉल्यूम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है। सारे दुनिया के लगभग सभी देशों का बहुत गहन अध्ययन किया उन्होंने। और गहन अध्ययन करने के बाद वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। आर्नोल्ड टाइनबी कहते हैं, अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये जो शताब्दी प्रारंभ हुई पिछली, ये शताब्दी तो यूरोप से प्रारंभ हुई थी। लगभग 2 शताब्दियां इनका जनक, इनका उद्गम स्थल ये यूरोप था। विज्ञान वहां से बढ़ा, बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए, बड़ी बड़ी मशीन और कारखाने वहां आए, बड़े उत्पादन हुए। दुनिया को बहुत कुछ देने का काम यूरोप ने किया। पिछली 2 शताब्दियों का केंद्र बिंदु यूरोप था। आगे आर्नोल्ड टाइनबी कहते हैं, लेकिन ये मैं समझ रहा हूं, ये संपूर्ण मनुष्य जाति अपने अवश्यंभावी विनाश की ओर बढ़ रही है।
उनका सुप्रीमली डेंजरस टाइम, सुप्रीमली डेंजरस टाइम। अब कोई उपाय हमको दिखता नहीं बचने का। इसका एकमात्र उपाय है कि अब सारा विश्व जो है वो भारत की शरण ले ले। भारत के लोगों के पास वो स्पिरिट है, भारत के लोगों के पास वो स्पिरिट है, भावना। भारत के लोगों के पास वो बिहेवियर है। जिस स्पिरिट ऑफ बिहेवियर के कारण से वे सारी पृथ्वी के सब लोगों को एक परिवार के रूप में विकसित होते हुए देखेंगे। सबके विकास में उनको आनंद आता है, सबके साथ मिलकर के चलने में उनको आनंद आता है। ऐसा आर्नोल्ड टैनबी कहता है, और मैं उसका वो सेंटेंस आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इट इज ऑलरेडी बिकमिंग क्लियर दैट ए चैप्टर which had a western beginning will have to have an Indian ending if it is not to end in self-destruction of the human race. At this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation is the ancient Hindu way. Here we have the attitude and spirit that can make it possible for the human race to grow together into a single family. वो कहते हैं भारत के लोगों के पास अभी भी वो स्पिरिट है। आगे कहते हैं, there may or may not be only one single absolute truth and one single ultimate way of salvation. जो पश्चिमी जगत का जो चिंतन था उसके ऊपर बोल रहे। वो कहते हैं एकमात्र एक ही रास्ता है साल्वेशन का। आर्नोल्ड टैनबी उसके ऊपर भी कह रहे हैं, इसने दुनिया के अंदर कितना इंटॉलरेंस पैदा कर दिया, संघर्ष पैदा कर दिया। तो वो कहते हैं हाँ, हो सकता है एक रास्ता हो, लेकिन और भी रास्ते हो सकते हैं। वो रास्ता भारत दिखा सकता है। वो कहते हैं, देयर मे और मे नॉट बी ओनली वन सिंगल एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड वन सिंगल अल्टीमेट वे ऑफ साल्वेशन। वी डोंट नो, बट वी डू नो that there are more approaches of truth than one, and more means of salvation than one. This is a hard saying for adherents of the higher religions of the Judaic family, Judaism, Christianity and Islam. But it is a truism for Hindus. The spirit of mutual goodwill, esteem and veritable love is the traditional spirit of the religion of the Indian family. वो इंडियन जो रिलीजियस फैमिली को एक ग्रुप में मानते हुए, जो रिलीजन्स ऑफ द इंडियन फैमिली, वो कहते हैं भारत में सारे संप्रदायों का एक परिवार है। वो जैन है, बौद्ध है, सिख है, वैष्णव है, आर्य समाजी है, शैव है, लिंगायत है, ये एक फैमिली है। वो कहते हैं वेस्ट में एक फैमिली है, वो कहते हैं जूडाइक फैमिली है, उसमें इस्लाम है, ईसाईयत है और जूडाइज्म है। वो कहते हैं वो जो तीनों कहते हैं द ओनली वे, देयर वे, ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सो मेनी वेज आर देयर। तो भारत का रास्ता जो है ये सबके लिए सहायक हो सकता है। सो नाउ वी टर्न टू इंडिया। द स्पिरिचुअल गिफ्ट that makes a man human is still alive in Indian souls. Go on giving the world Indian examples of it. Nothing else can do so much to help mankind to save itself from destruction. वो कहते दूसरा रास्ता अब नहीं बचा है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे रिलीजियस लाइफ हो, चाहे वैल्यूज इन लाइफ हो, चाहे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का विषय हो, सब विषयों में भारत एक रास्ता दिखा सकता है। बंधुओं, मित्रों और बहनों, समस्या बहुत गंभीर है। समाधान क्या है? सिविलाइजेशन भी जरूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, लेकिन कुछ मूल्यों के साथ कुछ पैरामीटर्स पक्के करने होंगे। जीवन मूल्यों के साथ साथ अपने को विकास के मार्ग निश्चित करने होंगे। और मनुष्य के अंदर की मानवता, मनुष्यता ये खत्म हो गई, करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा ये चला गया, तो संपदा क्या करेगी? संपदा मनुष्य को अनंत सुख नहीं दे सकती। संपदा साधन है, सुख तो व्यक्ति के मन के अंदर ही रहेगा।
और इसलिए भारतीय संस्कृति एक अलग पक्ष है, ये सभ्यता एक अलग पक्ष है। सभ्यता आती है और जाती है, हर 5 साल के अंदर जो बदल जाती है वो सभ्यता है। जो हजारों साल की साधना से लोगों के मन में गहराई तक बैठी है, उसका नाम संस्कृति है। सभ्यता मनुष्य को बाहर से श्रृंगार करती है, वो अच्छा मकान देगी, अच्छा वस्त्र दे देगी, अच्छी गाड़ी देगी, अच्छा घड़ी देगी, अनेक प्रकार के साधन दे देगी। लेकिन संस्कृति जीवन के अंदर के मूल्यों को श्रृंगार करती है। मनुष्य के अंदर की श्रद्धा है, प्रेम है, मनुष्य के अंदर का त्याग है, समर्पण है, मनुष्य के अंदर की सहकारिता है, दूसरों के कष्ट के अंदर शामिल होने का भाव है। ये संस्कृति देगी, ये हजारों वर्षों के अंदर आई है। सभ्यता मकान है अगर, तो संस्कृति उसके अंदर रहने वाला मनुष्य है। सभ्यता अगर ऊपर के कपड़े वस्त्र है, तो संस्कृति उसके अंदर की आत्मा है। सभ्यता फूल है, तो संस्कृति उसके अंदर की सुगंध है। संस्कृति हजारों वर्षों में निर्माण हुई है और हजारों वर्षों तक चलेगी। इसलिए सभ्यता जो है वो संस्कृति के अनुकूल चले, संस्कृति को छोड़ करके न चले। संस्कृति ने हजारों वर्षों में कुछ मूल्यों का निर्धारण और निर्माण किया है। सभ्यता बाहर का श्रृंगार तो कर सकती है, लेकिन अंदर की आत्मा नहीं बन सकती। आत्मा का काम ये संस्कृति ही करेगी। और इसलिए आज आवश्यकता यह है, इस संस्कृति को संभाल करके रखकर इसके प्रकाश में हम सभ्यताओं का निर्धारण करें। जो आवश्यक है वो अवश्य लेना चाहिए, लेकिन उसकी कसौटी है। कसौटी यह है, हमारे जीवन मूल्यों की सुरक्षा होनी चाहिए। जीवन मूल्यों की सुरक्षा के साथ मनुष्य को आगे बढ़ना है। मनुष्य अपनी सामाजिकता को न भूल जाए, मनुष्य परिवार को न भूल जाए, अपने माता पिता अड़ोसी पड़ोसी को न भूल जाए, पैसा कमाने में इतना पागल न हो जाए, उस पैसे का उपभोग करना भी न उसको आए। पश्चिमी सभ्यता जो है, इस सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ मानवता का छीन लिया। अब मनुष्य को इस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, कहां जाए समझ में नहीं आता। तो सारी ग्लोबल वार्मिंग और सारी पृथ्वी का संकट एक पक्ष है, मनुष्य का अपना संकट दूसरा पक्ष है, परिवार का संकट तीसरा पक्ष है, सारे समाज की सामाजिकता ये चौथा पक्ष है। इन चारों पक्षों को ध्यान में रखकर ये जो सिविलाइजेशन है इसको आगे लेकर के चलना होगा। और मनुष्य को जब तक हम सामाजिक नहीं बनाएंगे, मनुष्य अपने अंदर से निकल करके बाहर नहीं जाएगा, उसको सुख नहीं मिलने वाला। सुख है ही विशाल में, सुख है विराट में, सुख अकेले में सुख नहीं है। भारत की संस्कृति ने कहा है सुख देने में है, लेने में नहीं है। सुख खिलाने में है, खाने में नहीं है। सुख दूसरे के में है, अपने में नहीं है। इस मौलिक दर्शन को, मौलिक बात को जब तक दुनिया नहीं समझ लेगी तब तक काम नहीं बनेगा। लेकिन ये आध्यात्मिक भाव के कारण ही आता है, और ये केवल भारत में ही है। भारत का व्यक्ति जानता है जो परमात्मा मेरे अंदर है वो परमात्मा सबके अंदर है, और ये भाव उसके अंदर के आध्यात्मिक भावों को और जगा देता है। ये बात, ये सिद्धांत केवल भारत में ही है, ध्यान रखिए। दुनिया के किसी भी और समाज में सिद्धांत नहीं है, परमात्मा दूसरे के अंदर भी होता है। केवल भारत के हमारे ऋषियों ने सिद्धांत हमको दिया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, क्रिएटर और क्रिएशन हमारे साथ साथ है। जो ब्रह्म है यही विकसित हुआ है अनेक में। ऊपर बैठ करके साथ में आसमान पर किसी ने धरती और सृष्टि क्रिएट नहीं की है। जो क्रिएटर है, जो सारी सृष्टि का निर्माता है, वो सृष्टि से अलग कहीं दूर नहीं बैठा, वो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हम परमात्मा की सेवा करते करते ही दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरे की चिंता करते करते परमात्मा की सेवा करते हैं। वृक्ष के अंदर परमात्मा देखते हैं, नदी के अंदर भी देखते हैं, गाय के अंदर देखते हैं, पक्षी के अंदर देखते हैं,
सबके अंदर देखते हैं, इसलिए उसकी सेवा करने का भाव और अधिक बढ़ जाता है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म के साथ ये सिविलाइजेशन आगे बढ़े तो सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का संरक्षण अच्छा होगा और साइंस सारे विश्व को और अधिक सुखी बनाने की ओर आगे बढ़ेगा। सभी को मेरा नमस्कार।